स्थापित मुकुट लुढ़कते हैं, अजन्मे मुकुट सिर चढ़ते हैं। स्थापित मूर्ति भंग होकर नई मूर्ति की स्थापना भी जिसके कारण होती है और प्रचंड समूह को लगने लगता है कि इसके आगे रक्त बहाना तो कुछ भी नहीं। ऐसे किसी भिक्षुभक तत्व के सिवाय किसी अन्य क्षुद्र व क्षणिक नींव पर क्रांति के भव्य भवन का निर्माण करना असंभव है। पर क्रांति की नींव का यह तत्व जिस प्रमाण में पवित्र या अपवित्र होता है, उसी प्रमाण में उस क्रांति के कार्यकर्ता व्यक्ति के स्वरूप और कृत्य भी पवित्र या अपवित्र होते हैं। हेतु से जैसे कृत्य की परीक्षा सामान्य व्यवहार में की जाती है, उसी तरह इतिहास में भी व्यक्ति या राष्ट्र के हेतु की परीक्षा सामान्य व्यवहार में की जाती है। उसी तरह इतिहास में भी व्यक्ति या राष्ट्र के हेतु से उसके कृत्य का स्वरूप निश्चित होता है। यह कसौटी यदि छोड़ दे तो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को मारना या किसी एक सेना द्वारा दूसरी सेना को मारने में कोई भेद नहीं रहेगा। साम्राज्य के लिए सिकंदर की चढ़ाई और इटली की स्वतंत्रता के लिए गैरीबाल्डी द्वारा की गई चढ़ाइयाँ दोनों समान हेतु समझ लेना आवश्यक है। उसी तरह हर क्रांति का यथोचित परीक्षण विवेचन करने के लिए उसका हेतु क्या था, अंतर्निहित इच्छा क्या थी, किस तत्व दर्शन से उसका उद्भव हुआ था, यह सब जानना भी आवश्यक है। सारांश यह कि ऐतिहासिक क्रांति के इतिहासकार को उस क्रांति में असंबद्ध दिखाई देने वाले प्रसंगों को या उनकी अद्भुतता को देखकर विस्मित होकर वहीं बैठ नहीं जाना चाहिए, अपितु उसके उद्गम की खोज करते रहना चाहिए। इतना ही नहीं, अपितु उस खोज में असंगत एवं आकस्मिक रूप से निकल आई शाखा को छोड़कर मूल के विस्तीर्ण प्रदेश का निरीक्षण करना चाहिए। इस तरह प्रारंभ किए जाने पर अनेक असंबद्ध घटनाओं में पूर्ण संबद्धता दिखाई देने लगती है, वक्र लगने लगती है, अंधकार में प्रकाश दिखने लगता है और प्रकाश में अंधेरा दिखाई देता है। नीचता में उच्चता और उच्चता में नीचता दृष्टिगोचर होती है। विद्रुपदा में सुरूपता और सुरूपता में विद्रुपदा मिलती है और अपेक्षित या अनअपेक्षित रीति से परंतु स्पष्ट स्वरूप में वह क्रांति इतिहास के सामने आती है। सन 1857 जैसी प्रचंड क्रांति बिना हेतु के घटित होना संभव है क्या? पेशावर से कलकत्ता तक जो आंधी चली, उसका हेतु इसके सिवाय और क्या हो सकता है कि अपने सामर्थ्य भर कुछ खास चीज़ों को नष्ट कर देना है। दिल्ली पर डाले गए घेरे, कानपुर में हुए कत्ल, साम्राज्य के ऊंचे उठे ध्वज और उस ध्वज की छाया में लड़ते लड़ते रणतीर्थ में शूरों द्वारा लगाई गई छलांगें जैसी उदात्त एवं स्फूर्तिजनक घटनाएं किसी एक अति उदात्त एवं स्फूर्तिजनक हेतु के बिना संभव थी क्या? कोई हर हफ्ते लगने वाला बाजार भी अकारण नहीं लगता। फिर जिस बाजार का आयोजन करने की तैयारियां वर्षों से चल रही थी, जिसकी दुकानें पेशावर से कलकत्ता तक के हर सिंहासन पर सजने वाली थी, जिसमें राज्य और साम्राज्य का लेन देन चल रहा था और जहां रक्त और गोमांस के सिक्कों के सिवाय और किसी सिक्के की पूंछ नहीं थी, वह बाजार क्या यूं ही लगा और यूं ही उड़ गया? ऐसा नहीं हो सकता। ज्ञात होना बहुत कठिन है, इसलिए नहीं अपितु वह ज्ञात हुआ। यह मानना अपने हित में न होने के कारण इस मुद्दे की ओर अंग्रेज इतिहासकारों ने दुर्लक्ष्य किया है। परंतु इस दुर्लक्ष्य से भी अधिक उलझाने वाली और सन 1857 के क्रांति युद्ध के स्वरूप को सर्वाधिक भ्रष्ट करने वाली दूसरी युक्ति या चूक विजातीय एवं उनके धूल उड़ने वाले स्वजातीय इतिहासकारों ने जो की है, वह यह है कि सन 1857 के प्रलय का कारण दूसरा कुछ नहीं, मुट्ठी भर लालची लोगों द्वारा उठाई गई कारतूसों की अफवाह है। अंग्रेज इतिहासकार और अंग्रेजों की कृपा पर पले बड़े एक देशी ग्रंथकार कहते हैं, कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है। केवल इतना सुनकर ही मूर्ख लोग भड़क गए। सुनी हुई बात सच है या झूठ, इसकी खोज किसी ने नहीं की। एक ने कहा इसलिए दूसरे ने कहा और दूसरा बिगड़ गया इसलिए तीसरा बिगड़ गया। ऐसी अंध परंपरा चली जिससे अविवेकी मूर्खों का समाज जमा हुआ और विद्रोह हो गया। कारतूसों की बात पर लोगों ने अंध परंपरा से विश्वास किया या क्या हुआ, इसका निर्णय आगे यथास्थान किया जाएगा, परंतु यह सच्चे या झूठे विश्वास विद्रोह की जड़ें थी। सन विचार उत्पन्न करने का कैसा सुदीर्घ प्रयास चल रहा था, यह इससे स्पष्ट होता है। सन 1857 जैसी प्रचंड क्रांति ऐसे कारणों से उत्पन्न होगी, यह कहने वाले मंद या कुटिल बुद्धि के लोगों को क्रांति एक अविवेकी मूर्खों का समाज लगता है। लेकिन इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सन 1857 की क्रांति मुख्यतः कारतूसों के कारण ही प्रदीप्त हुई, तो उसमें नाना साहब, दिल्ली का बादशाह, झांसी की रानी या रोहिलखंड का खान बहादुर कैसे सम्मिलित हुए? इनको अंग्रेजी सेना में नौकरी नहीं करनी थी या घर बैठी भी वो फौजी कारतूस तो तोड़ने ही होंगे, ऐसा आदेश भी किसी ने उन्हें नहीं दिया था। यदि यह विद्रोह केवल या मुख्य रूप से कारतूसों की चर्बी से ही हुआ था, तो हिंदुस्तान के अंग्रेज गवर्नर द्वारा उसे उपयोग में न लाने का आदेश देते ही उसे तुरंत ठंडा हो जाना चाहिए था। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता समर जारी है। मिलते हैं अगले पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।